और मेरा मानना है कि बिहार आज मजदूरों का कारखाना बना हुआ है। यहाँ का सबसे बड़ा निर्यात की जो वस्तु है वो मजदूर पैदा करने की और बाहर प्रदेशों में कल कारखानों को चलाने के लिए मजदूर भेजने। जब नौकरी में थे तो लगभग कितना पैसा आपने रिश्वत के रूप में कमाया? अब हमारी ईमानदारी, अपने से ये कहना कि मैं ईमानदार हूँ अच्छा नहीं लग रहा है। ये राजनेताओं द्वारा राजनेताओं के लिए और राजनेताओं का बना हुआ है। क्या मतलब? सबसे पहले आप सभी दर्शकों को नमस्कार। और मेरे साथ हैं श्री विनय कुमार सिंह जी, जो पूर्व डीजीपी तेलंगाना रहे हैं, पूर्व डीआईजी एसटीएफ बिहार सरकार भी रहे हैं और अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार और पंजाब सरकार के सलाहकार के रूप में हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। और मुझे पता चली कि आप बिहार में एक महापरिवर्तन आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। तो एक सरकारी सर्विस में रहते हुए व्यक्ति जो बड़े ऊंचे पदों पर रहा, डीआईजी और डीजीपी लेवल पर आपने रहा, फिर वहाँ से आपने सेवानिवृत्ति ले लिया और यह महापरिवर्तन आंदोलन की शुरुआत की। पहले आप मुझे बताएं कि यह महापरिवर्तन जो सुधार आंदोलन है क्या है, किस उद्देश्य में और कहाँ तक सुधार चाहते हैं? देखिए, महापरिवर्तन आंदोलन इस बिहार की जनता को जगाने, उसमें जागरूकता लाने, उनमें परस्पर एकता की भावना लाने और राजनीति में फैली अपराधवाद और जातिवाद की ये जो भावना है इसको दूर करने का एक सामाजिक और अराजनीतिक प्रयास है। अच्छा, तो आपने एकता की बात कही, किस तरह की एकता? आप बिहार में कैसे समझते हैं कि अनेकता कहाँ पर है? देखिए, जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ अभी गाँवों में, तो लोग कहते हैं कि यहाँ का चुनाव, यहाँ की सरकार और यहाँ के लोग जाति के आधार पर ही निर्धारित होते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि बिहार में कोई जातिवाद नहीं है। अगर जातिवाद बिहार में होता तो हर जाति के बड़े बड़े नेता, बड़े अधिकारी, बड़े बड़े व्यापारी अपनी अपनी जातियों का विकास कर लेते और इस तरह से बिहार एक उन्नत राज्य बना होता। वास्तविकता ये है कि हर एक जाति में कुछ 5 या 10 राज परिवार हैं जो अपने स्वार्थ के लिए अपनी जाति के लोगों की भावनाओं को उभार कर, उनको मूर्ख बनाकर, उनका समर्थन लेकर सरकार में बनते हैं और इस तरह से इन लोगों, बिहार के लोगों के मन में जातिवाद का जहर भरकर वो अपने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने परिवार और अपने स्वार्थ को बढ़ावा देते हैं। तो इसलिए बिहार में कोई जातिवाद नहीं है, ये समझना बिहार के लोगों को बहुत ज़रूरी है। बिहार के लोगों में जातिवाद का जहर इस तरह भरा हुआ है कि वो उन राज परिवारों के बच्चे जो अनपढ़ हैं, अयोग्य हैं, नकारा हैं, उनको पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को मजदूर बनाकर जाति और पार्टी का झंडा लेकर उनके पीछे दौड़ रहे हैं। यही कारण है कि इस जातिवाद के जहर ने बिहार को जलाकर राख कर दिया है। और लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजनीति में जाति हावी हो गई है, उसमें परिवर्तन की जरूरत है। देखिए, हम असली प्रजातंत्र लाना चाहते हैं। अभी जो स्थिति है वो स्थिति, ये जो प्रजातंत्र है ये राजनेताओं द्वारा राजनेताओं के लिए और राजनेताओं का बना हुआ है। क्या मतलब? जो तो ये मैंने कैसे पहले कहा कि जातिवाद बिहार में है ही नहीं। तो जो लोग जातिवाद जो अनपढ़ जनता कर रही है उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके जातिवादी नेता उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद करके अपने बच्चे के भविष्य को बढ़ा रहे हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप किसी भी जाति को देखिए, उस जाति में 10 परिवार होगा जो पिछले 75 साल से उन्हीं के परिवार के लोग सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, मंत्री, जिला परिषद चेयरमैन बन रहे हैं। ये तो वंशवाद हो चुका है। तो फिर जातिवाद कहाँ है? ये तो जनता मूर्ख है जिसको समझ में नहीं आ रही है कि उनको मूर्ख जातिवाद के नाम पर बनाया जा रहा है। और जब मैं घूमने जा रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, तो लोगों को समझ में आ रही है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आरक्षण को लेकर, आरक्षण एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है बिहार में। आरक्षण से बड़ा दलितों और पिछड़ों के साथ धोखा कुछ हो नहीं सकता है। तो आरक्षण एक धोखा है। आरक्षण बहुत बड़ा धोखा है जिसने पिछड़ों और दलितों को और पीछे ढकेल दिया है।
आरक्षण मुद्दा जो है वो केवल वोट लेने के लिए है। नहीं तो आरक्षण के आधार पर जब मैं भी गांव में जाता हूं, पूछते हूं कि इस गांव में कितने लोगों को नौकरी मिली है, तो लोग कहते हैं किसी को नहीं मिली है या एक दो को मिला होगा। क्योंकि ये जो है आप देखेंगे राजनीति में कुछ सीट आरक्षित है, वहाँ 75 साल से एक ही परिवार के लोग, दलित के ही हैं, एक ही परिवार के लोग विधायक सांसद बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, बाकी को तो अवसर मिल ही नहीं रहा है। तो आरक्षण एक झुनझुना बन गया है जो दलितों और पिछड़ों के हाथ में दिया गया है। आप झुनझुना बजाते रहिए, मिलेगा कुछ नहीं, और उसी के आधार पर आप उन राज परिवारों को जो आपकी जाति के हैं उनको देते रहिए वोट। तो अच्छा, आपने सेवानिवृत्ति ले लिया रिटायर होने से पहले, हाँ, क्यों? मैं चाहता था कि अब बिहार के लिए हम कुछ करें। तो बेसिकली आप बिहार के रहने वाले हैं या कहीं और? मैं बिहार के भोजपुर जिले का संदेश थाना का रहने वाला हूं, और मेरा मानना है कि बिहार आज मजदूरों का कारखाना बना हुआ है। यहाँ का सबसे बड़ा निर्यात की जो वस्तु है वो मजदूर पैदा करने की और बाहर प्रदेशों में कल कारखानों को चलाने के लिए मजदूर भेजने की। तो मुझे लगा कि ये बिहार जो इतना अपमानित हो रहा है, उपहास का पात्र बना हुआ है, इस मिट्टी का हमारे ऊपर एक कर्ज है। मतलब इसी मिट्टी से हम आप जब नौकरी में थे तो लगभग कितना पैसा आपने रिश्वत के रूप में कमाया? अब हमारी ईमानदारी, अपने से ये कहना कि मैं ईमानदार हूँ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर भारत के 10 अगर ईमानदार लोग गिने जाएंगे तो उसमें मेरा नाम आएगा। आप अपने अंदर की आत्मा से इस बात को स्वीकार करें कि आप ईमानदार रहे हैं अपनी कार्यकाल में? देखिए, हमारे कार्यकाल में बिहार सरकार में था, एसटीएफ की स्थापना करने में आया था। मैंने उस समय में बिहार सरकार से हमारी बड़ी अनबन हुई थी, जिससे बिहार सरकार ने हमारा रातों रात ट्रांसफ़र कर दिया था। अभी तेलंगाना सरकार के साथ हमने कहा कि तेलंगाना सरकार में बहुत भ्रष्टाचार है, इसको लेकर तेलंगाना सरकार ने हमारे ऊपर कार्रवाई शुरू की। तो पूरे जीवन में इसके लिए मतलब एक ऐसा अधिकारी रहा कि जो सरकार की गलत नीतियों का खुलकर विरोध कर दिया, बेहिचक बेडरे आपने सरकार से कह दिया कि आपके सिस्टम गलत है, आपके सिस्टम गलत है, आप भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। जब मैं तेलंगाना जेल का डीजी था तो मैंने एक पोस्टर छपवाया था कि अगर कोई व्यक्ति जेल के अधिकारी पर अगर आरोप साबित करता है तो उसको 10,000 रुपये इनाम दिए जाएंगे। और पूरे प्रेस के सामने 1 लाख पोस्टर छपवाए गए, और पूरे तेलंगाना एक छोटा राज्य है, हर जगह पब्लिक प्लेस पर साटा गया, और लोगों ने स्वीकार किया कि जेल में अभी भ्रष्टाचार शून्य पर है। और ये मैं बिहार में भी, तेलंगाना में भी, पूरे भारत में भी 1 साल के अंदर पूरे प्रशासन को ईमानदार बनाया जा सकता है, इसकी घोषणा मैं कई बार कर चुका हूँ। लेकिन राजनेता इसको सफल नहीं होने देते। मैं किसी भी सरकार को, राजनेता को, राजनीतिक दल को दोषी नहीं मानता हूँ। मेरा मानना है और मेरी लड़ाई जनता से है, क्योंकि जो भी भ्रष्टाचार है, जो भी यहाँ अनियमितता है और जो ये दरिद्रता है, ये केवल बिहार की जनता के कारण है। जनता पूर्ण रूप से दोषी है, किसी भी राजनेता का 1 पैसा भी दोष नहीं है, क्योंकि आपने ही ऐसे राजनेताओं को चुना है और ईमानदार अधिकारियों को और ईमानदार राजनेताओं को आपने बाहर कर दिया। हमारे यहाँ चुनाव में हम बड़े नेताओं को देखते हैं, जैसे हम देखते हैं कि अभी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है या है, कम्युनिस्ट है या भारतीय जनता पार्टी है, तो हम इन बड़े पार्टियों को देखते हैं और उनका प्रतिनिधित्व कौन करने हमारे क्षेत्र में आया है, हम बस उन प्रतिनिधियों को वोट दे देते हैं। हम यह नहीं सोचते कि यह प्रतिनिधि कैसा है, हम बड़े पार्टियों के नाम पर वोट दे देते हैं, तो फिर कैसे सुधरेगा? तो इसमें गलती पार्टी की थोड़े है। जिस दिन जनता ये सोच कर कि हम अच्छे और ईमानदार राजनेताओं को, उम्मीदवारों को वोट देंगे क्योंकि वो हमारे लिए काम करेगा, तो राजनीतिक दल भी अच्छे उम्मीदवार खड़े करेंगे। अब चूंकि आप बाहुबली को, करोड़पति को और बड़े बड़े नाम वाले को, भ्रष्टाचारियों को वोट देते हैं, तो राजनीतिक दल भी उसी तरह का उम्मीदवार खड़ा करते हैं। इसमें किसी भी राष्ट्रीय दल और किसी भी अभी तो लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, तो हम 2024 का चुनाव हिंदू राष्ट्र के नाम पर करेंगे। नहीं, अगर आप हिंदू राष्ट्र पर बना रहे हैं तो आप भोगिए, आप मरिए। आप इतने दिनों से 75 साल से चाहे तो हिंदू राष्ट्र के नाम पर, चाहे जाति के नाम पर चुन रहे हैं ना, 2014 से भी चुन रहे हैं। हाँ। उसके पहले भी 75 साल से जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर चुन रहे हैं। तो आज बिहार मजदूरों का कारखाना बना हुआ है। पूरे भारत में 28 राज्यों में सबसे निचले पायदान पर है, हर क्षेत्रों में, हर जगह बिहार के लोग लात और गाली खाते हैं।
अगले भी 75 साल आप खाइएगा, दीजिए, हिंदू राष्ट्र बनाइए, या आप कोई यादव, यहाँ तो बैकवर्ड फॉरवर्ड भी चलता है। हाँ, तो कोई यादव राज्य बनाए, कोई राजपूत राज्य बनाए, कोई दलित राज्य बनाए और मरिए। दूसरे को क्या जाता है? आपके बच्चे मजदूर बनकर बाहर जा रहे हैं। जब आप ही की आंख नहीं खुल रही है तो राजनीतिक दल को इससे क्या पड़ी है कि आपको उठाए? वो तो चाहेगा कि आप ऐसी रहिए और हमको वोट देते रहिए बिना विकास के। तो गलती तो जनता की है। क्या आप कोई राजनीतिक दल बनाएंगे? देखिए, अगर राजनीतिक दल बनाना होता तो आज से 15 साल पहले मैं कर लिया रहता। तो मैंने पहले ही कह दिया कि इस बिहार का उद्धार राजनेता, राजनीतिक दल और सरकार पिछले 75 सालों में नहीं कर सके, तो अगले 75 सालों में भी कोई राजनेता, कोई राजनीतिक दल और कोई भी सरकार नहीं कर सकती है। बिहार का उद्धार केवल जनता कर सकती है और इसीलिए मैं जनता को जगाने का काम कर रहा हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि बिहार की मिट्टी का हमारे ऊपर ये कर्ज है। क्योंकि बिहार में मेरे बच्चे बिहार में नहीं पढ़ते हैं, मेरा घर कारोबार बिहार में नहीं है, हमें बिहार से बहुत कम लेना देना है, लेकिन बिहार की मिट्टी का हमारे ऊपर कर्ज है। इसलिए मैं महीनों महीनों बिता रहा हूँ बिहार में, ताकि इस मिट्टी का कर्ज चुकाया जाए। ऐसा तो नहीं कि प्रशांत किशोर की तरह आपको भी किसी पार्टी से फंडिंग हो रहा हो और यहाँ जा करके आप लोगों को जगा रहे हो? जो हमारे साथ लोग हैं वो जानते हैं कि जब आप स्वामी विवेकानंद का रास्ता अपनाते हैं तो ऐसे रास्ते वाले को कोई फंड नहीं देता, भाई तक भी नहीं देता है, क्योंकि जो कोई भी आपको फंड देता है तो उसको लगता है कि इनसे हमारा क्या भविष्य में फायदा होना चाहिए। हमारा जो रास्ता है उसमें सब लोगों को लगता है कि इससे कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए जो हमारे बहुत करीब के भी मित्र होते हैं ना, वो भी कनी कटा लेते हैं। तो ये जो भी मैं आ रहा हूँ और कर रहा हूँ, ये सब मैं अपने खर्च से आता हूँ और अपने खर्च से कर रहा हूँ। और जो लोग भी जुड़े हुए हैं हमें, ये लोग भी अपने खर्च से आते हैं और अपने खर्च से करना है। मुझे कुछ देना नहीं है और ना इन लोगों से कुछ लेना है। मतलब सिर्फ एक बिहार की मिट्टी का कर्ज चुकाने के लिए और बिहार की दिशा सुधारने के लिए आप प्रयासरत हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि बड़े आंदोलन के लिए, एक आदर्शवादी आंदोलन के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है और उसके लिए बहुत बड़े मैन पावर की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपके भीतर एक जुनून चाहिए, आपके भीतर एक निस्वार्थ भावना कि अब सुभाष चंद्र बोस गए थे करने के लिए, तो अपने साथ पूरा धन लेकर थोड़े आए थे। भगत सिंह गए थे करने के लिए, तो क्या कर रहे थे? धन लुटा रहे थे। भगत सिंह ने कहा है कि जब पोस्टर छापने के लिए वो जाते थे अपने गद्दर पार्टी का, तो 3 दिन तक वो केवल चाय पर थे, उनको खाने के लिए पैसा नहीं था। तो ऐसे जो भी निस्वार्थ भाव से किए जाने वाले आंदोलन होते हैं उसमें जनता भी मदद नहीं करती है। लेकिन जब आप कुछ दूरी तय कर लेते हैं और जब उसको आप पर विश्वास हो जाता है कि ये जो आंदोलन है निस्वार्थ भाव से किया जा रहा है, तब जनता मदद करती है। तो जब ज़रूरत पड़ेगी उस समय जनता मदद करेगी। मुझे तो लगता नहीं है कि इस आंदोलन के लिए पैसे की ज़रूरत है। क्या आपको लगता है कि बिहार के लोग इस आंदोलन को सफल बनाएंगे और एक नई क्रांति आएगी बिहार में? देखिए, मुझे क्रांति जमीन पर नहीं लानी है, क्रांति हर लोगों के इस मस्तिष्क में लानी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आंदोलन जरूर सफल होगा। और अगर होता ये विश्वास तो हम ये कर ही नहीं पाते। मैं उत्तराखंड जेल सुधार समिति का अध्यक्ष हूँ। अभी मैं चाहूँ तो उत्तराखंड की सरकार के पैसे पर नैनीताल में रह सकता हूँ, नैनीताल और मसूरी में। वो इस भीषण गर्मी में वहाँ से छोड़कर अगर मैं 20-20 दिन 25-25 दिन एक साथ बाहर घूम रहा हूँ तो ज़रूर कुछ बात होगी करने के लिए। तो ये बात तो स्वार्थ के लिए नहीं किया जा सकता। स्वार्थ के लिए करना होता तो मैं बेतिया नहीं आता, मैं अगर आरा जिला का हूँ तो आरा में घूम रहा होता। तो इसलिए चूँकि मैं बिहार की मिट्टी को इस जलालत की ज़िंदगी से उबारना चाहता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं कर पाऊँगा। मैं भी आपके साथ हूँ और हमारी कामना है कि आपका मिशन सफल हो और बिहार में एक नई परिवर्तन आए, बिहार समृद्ध हो, सुदृढ़ हो और बिहार के लोग जगें। धन्यवाद।